नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है दंगल का। और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। 15-16 जून की रात को गलवान में हुई झड़प में कोई भारतीय सैनिक लापता नहीं है। भारतीय सेना ने एक विदेशी अखबार की रिपोर्ट्स का खंडन किया है। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने औपचारिक तौर पर इस बात का खंडन कर दिया है कि भारत का कोई भी जवान लापता हुआ। एक विदेशी अखबार ने यह खबर छापी थी कि भारत के कुछ जवान अभी लापता हैं, लेकिन भारतीय सेना ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि कोई भी जवान भारत का लापता नहीं है। और इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी साफ कर दिया है कि गलवान की झड़प में शामिल हुए भारतीय सैनिक निहत्थे नहीं थे। विदेश मंत्री के मुताबिक वो संधियों से बंधे थे, हथियार उनके पास थे। और साथ ही साथ भारतीय वायुसेना को भी नई ताकत मिलने वाली है। इस नई ताकत के तहत भारतीय वायुसेना को 12 सुखोई और 21 मिग-29 खरीदने का प्रस्ताव दिया गया है। यह प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के पास भेज दिया गया है। तो इस वक्त ये 3 बड़ी खबरें हैं और इस सब के बीच चीन के धोखे पर देश में बड़ा गुस्सा है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सरकार के तेवर भी चीन पर खड़े हैं, लेकिन विपक्ष के हमलों के बीच ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर चीन को सबक कैसे सिखाएंगे? क्या उसका आर्थिक बहिष्कार एक विकल्प हो सकता है? आर्थिक बहिष्कार अगर एक रास्ता हो तो क्या इससे चीन सुधर जाएगा या फिर अब आर पार का ही रास्ता बचा है? आखिर चीन का इलाज क्या है? दंगल में आज हमारे साथ तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री होंगे डॉक्टर लोब्सांग सांगे। उनसे बात करेंगे और साथ ही बताएंगे कौन कौन से मेहमान हमारे साथ आज दंगल का हिस्सा बनने वाले हैं। लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट। गलवान घाटी में चीन के धोखे का गम हिंदुस्तान को भूले नहीं भूल रहा। अपने 20 जवानों को खोने का गुस्सा देश भर को है। सैनिकों के बलिदान के बाद चीन के खिलाफ सरकार का रुख भी कड़ा दिख रहा है, लेकिन विपक्ष को सरकार की चीन नीति पर सवाल उठाने का मौका मिला है। भाई और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? मई में जब पूर्वी लद्दाख में चीन का संकट खड़ा हुआ तो सरकार को भरोसा था कि मामला सुलझ जाएगा। अब चीन के धोखे के बीच विपक्ष का हमला बीजेपी को चुभ रहा है। जिस प्रकार की राजनीति आज राहुल गांधी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप में ना केवल चिंताजनक है, वो अपने आप में कांग्रेस की राजनीति को और कांग्रेस के विचारधारा को दर्शाती है। कुछ दिनों से, विगत 4-5 दिनों से देख रहे हैं जिस प्रकार की आपकी ट्वीट्स आती है, जिस प्रकार के भद्दे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री के लिए, जिस प्रकार का अविश्वास आप हिंदुस्तान के प्रति दिखाते हैं, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और ये बहुत ही दुखद है। हालांकि अब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन पर कड़े तेवर दिखा दिए हैं, तो न सिर्फ तीनों सेनाएं अलर्ट पर चली गई हैं, बल्कि अक्साई चिन पर चीन के अवैध कब्जे को लेकर आवाज बुलंद हुई है। चाइना ने जो है पूरा धोखा दिया, ये हम सब कह सकते हैं। और चाइना ने ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करके ये कहा कि इंडिया ने चाइना के अंदर आने की जो कोशिश किया। हालांकि दुनिया इतना भी बेवकूफ नहीं हो सकते है। पूरा तिब्बत को हड़प लिया। अक्साई चीन जो हमारा जो 62 तक के जो आंकड़ा अगर मैं बता दूं तो 37,244 किलोमीटर जो है अभी चीन के कब्जे में है। शक्सगम वैली जो काराकोरम के पीछे 5,000 स्क्वायर किलोमीटर जो इंडियन टेरिटोरी है, पाकिस्तान ने चाइना को वो दे दिया, वो भी चाइना के कब्जे में है। इतने सारे कब्जे करने के बाद ये कहते हैं कि भाई इंडिया चाइना के अंदर घुस के आया। इस बीच चीन को आर्थिक दंड भी मिलना शुरू हो गया है। पहले टेलीकॉम विभाग ने BSNL से कहा कि 4G सुविधाओं के अपग्रेडेशन में चीनी उपकरणों का इस्तेमाल ना हो, तो अब भारतीय रेल से मिला 400 किलोमीटर की रेल लाइन का कॉन्ट्रैक्ट चीनी कंपनी चाइना रेलवे सिग्नल एंड कम्युनिकेशन से छिन गया है। भारत में चीन के आर्थिक बायकॉट के खिलाफ चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में लेख छपा है जो चीन की चिंता को दिखा रहा है।
लेह से श्वेता सिंह और दिल्ली से राहुल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ केवल 3 मेहमान होंगे। हमारे साथ होंगे संबित पात्रा बीजेपी से, गौरव वल्लभ कांग्रेस से। लेकिन दोनों से चर्चा शुरू करने के पहले हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान आज दंगल का हिस्सा हैं। वो हैं डॉक्टर लोब्संग सांगे, वो कि तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री हैं। डॉक्टर लोब्संग सांगे, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज तक पर, और खासतौर पर दंगल में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। धन्यवाद रोहित जी। जो मौजूदा परिस्थिति इस समय चल रही है उसको लेकर मेरा सबसे पहला सीधा सवाल आपके बयान से जुड़ा है जो आपने दिया। आपने कहा कि अगर शांति चाहिए तो दोनों ही मुल्कों को पीसफुल तरीकों की तरफ जाना पड़ेगा। सर, भारत तो हमेशा से पीसफुल तरीकों पर ही काम करता रहा है, उसका ही प्रचार करता रहा है। तो यह संदेश आपको चीन को देना चाहिए। यह बैलेंसिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी कि भारत को भी कहा जाए और चीन को भी कहा जाए? डॉक्टर सांगे, मेरी आवाज आ रही है आप तक? शायद डॉक्टर लोब्संग सांगे से हमारा संपर्क कट गया है। वापस उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते, उनसे दोबारा बात करेंगे। संबित पात्रा, गौरव वल्लभ, आप दोनों चलिए। डॉक्टर सांगे वापस आ चुके हैं। डॉक्टर सांगे, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा था कि इस परिस्थिति में जहां सीधे सीधे आपको सवाल चीन से करना चाहिए, यह बैलेंसिंग एक्ट क्यों कि दोनों देश अगर चाहते हैं सब कुछ ठीक रहे तो दोनों को बड़ी शांति के साथ, बड़े सद्भाव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। चलो, अहिंसा भारत का परंपरा है, तो अहिंसा तो भारत मानते हैं और पालन भी करते हैं। चीन अहिंसा कहते हैं मगर विश्वास नहीं करते हैं, और वो हिंसा को विश्वास करते हैं, क्योंकि हम सबूत है, तिब्बत तो सबूत है, क्योंकि हिंसा ही की कारण से हमारा तिब्बत को कब्जा कर दिया है। मगर वो हमारा वो जो सीमा है अभी, वो सैनिक मुक्त सीमा होना चाहिए, डीमिलिटराइज होना चाहिए। वो होने से परपेचुअल पीस, परमानेंट शांति होंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि तिब्बत को जोन ऑफ पीस बनाओ। इतिहास के अनुसार जोन ऑफ पीस था, और चीन और भारत के बीच में तिब्बत बफर जोन थे, और सीमा में मिलिट्री का जरूरत ही नहीं था। वो होना चाहिए। इसलिए शांति और अहिंसा बहुत जरूरी है। अभी जब सेना है तब चीन ने आकर दिन दहाड़े यह कहना शुरू कर दिया कि गालवन वैली तो हमारा इलाका है। आप समझ सकते हैं अगर भारत वहां से सेना हटा ले तो क्या परिस्थिति होगी? तभी तो स्थिति तो बुरा होगा। अभी ये तो हकीकत है, अभी जो दुर्घटना हुआ वही हुआ ना। चीन का वो सेना अभी भारत के जमीन पे घुस रहा है। वो गलवान वैली जो है, देखिए मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, गलवान वैली के ऊपर चीन का अधिकार नहीं है। नाम ही एक लद्दाखी कश्मीरी के नाम के ऊपर गलवान वैली कह चुका है। इसलिए इसके ऊपर वो जो चीन का क्लेम नहीं है, ये मैं साफ साफ कहना चाहता हूं। हाँ जी, अभी इसलिए दुर्घटना इसलिए हुआ कि उनका सेना अभी भारत की सीमा पे घुस रहा है। वो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, डिमार्केशन क्लियर है। वहां पर उनका रूल्स रेगुलेशन मैनेजमेंट का सब तय कर चुका है, और चीन नहीं मान रहा है, घुस रहा है। इसलिए ये दुर्घटना, बहुत अफसोस की बात है, ये दुर्घटना हो रहा है। LAC पर लगातार तनाव बढ़ रहा है। आप लोगों को डर किस बात के? क्या क्या डर है, क्या क्या चिंता है आपको? यही कि हमने तो बहुत बार कह चुका है कि चीन का वो रणनीति जो है, युद्ध का रणनीति, मिलिट्री स्ट्रेटजी है, चीन हथेली है, उसको कब्जा करो, उसके बाद 5 उंगली के पीछे लगाओ। 5 उंगली है लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश। तो 2017 में डोकलाम का इशू हुआ, अब लद्दाख में हो रहा है, नेपाल में भी बहुत प्रेशर हो रहा है, और जितने भी भारत के पड़ोसी देश है उसमें भी बहुत प्रेशर आ रहा है। इसलिए चीन खुद को नंबर 1 देश बनना चाहते हैं एशिया में, और उसको मुकाबला करने वाला कौन है? भारत है, और इंडोनेशिया, जापान, कई और देश है। तो वो मसल उनका फ्लेक्स कर रहा है, कह रहा है कि हम नंबर 1 है एशिया में, और नंबर 1 सारे संसार में बनना चाहता हूं।
इसलिए वो मसल फ्लेक्स कर रहा है और 5 उंगली के पीछे जा रहा है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि जब तक तिब्बत का इश्यू सॉल्व नहीं होगा, ऐसे घटना दुर्घटना होते रहेंगे। तिब्बत इश्यू को सॉल्व करना चाहिए, वो करेगा तो परमानेंट पीस होंगे। इंडिया ने पिछले कुछ दिनों में आर्थिक मोर्चे पर कल से लेकर आज तक कुछ टफ सिग्नल्स चीन को देने की कोशिश की है, चाहे वो बीएसएनएल को लेकर भारत की बात कही गई हो या फिर आज रेलवे का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज कंपनी से छीनने की बात की गई हो। आपको लगता है कि चीन जैसे मुल्क से आर्थिक मोर्चे पर कड़े संकेत देके लड़ा जा सकता है, उनको डराया जा सकता है, थोड़ा परेशान किया जा सकता है? जरूर। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक रुचि दोनों में से आपको चुनना है। अब राष्ट्रीय का सुरक्षा तो जरूर, वो तो मोर इम्पोर्टेंट है ना। इसलिए जो सरकार को करना चाहिए वो करना चाहिए, क्योंकि देखिए चीन और भारत के बीच में जितना भी व्यापार और बिजनेस हो रहा है, चीन को ज्यादा फायदा हो रहा है, डबल ट्रिपल अमाउंट फायदा हो रहा है। तो चीन का जितना भी सामान है भारत में आके बेच रहा है, भारत जनता लोग खरीद रहा है, उससे पैसा उनके पास फायदा ज्यादा हो रहा है। तो सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा इंपॉर्टेंट रख के उनको रिस्ट्रिक्शन वगैरह करना चाहिए। वो हम मानते हैं कि ये जो कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है। आपको लगता है कि आज के दौर में जहां सारी दुनिया ग्लोबलाइजेशन का मंत्र पढ़ रही है, हम बाजार के तौर पे कट के चीन से अलग होके अपने दरवाजे बंद करके रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं आज की दुनिया में? क्यों नहीं। देखिए, राष्ट्रीय की सुरक्षा है, ग्लोबलाइजेशन एक है, ग्लोबलाइजेशन में रेगुलेशंस है, टैरिफ्स है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है। तो ग्लोबलाइजेशन ये इसका मतलब ये नहीं कि फ्री मार्केट है, जो चाहे वो करो, है कि नहीं। ग्लोबलाइजेशन में हम पार्टिसिपेट इसलिए करते हैं कि हमें फायदा हो, हमारे देश के लिए फायदा हो, इसलिए बिजनेस करेगा। तो जो भारत के लिए, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि मेक इन इंडिया बहुत कुछ अभी लॉन्च किया हुआ है, इसको भी सक्सेस होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन से भारत को भी फायदा होना चाहिए ना, फायदा नहीं नुकसान ही नुकसान हो रहा है, तो इसमें पार्टिसिपेट क्यों करें। इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि बिजनेस मत करो, बिजनेस करो, आपने फायदा के लिए भी सोचो और आपने देश को फायदा भी होना चाहिए, भारत का फायदा भी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सांगे, आज तक पर आने के लिए और ये सब बातें रखने के लिए देश के सामने। तिब्बत की निर्वाचित सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोब्संग सांगे हमसे बात कर रहे थे। हमारे साथ आ गए डॉक्टर संबित पात्रा और गौरव वल्लभ, बीजेपी और कांग्रेस। डॉक्टर संबित पात्रा, अब मेरा सवाल पहला आपसे है और वो ये है कि जब लड़ाई चीन से लड़नी है, जब मोर्चा चीन की तरफ संभालना है, आपने तलवारें कांग्रेस पर निकाल रखी, आपके निशाने पर राहुल गांधी रहते हैं लगातार। रोहित जी, मैं ससम्मान आपको ठीक कर दूं, तलवार भी क्या, तलवार तो खैर राहुल गांधी निकाल ही नहीं सकते हैं, झूठ राहुल गांधी ने पहले निकाला था। राहुल गांधी ने कल एक ट्वीट किया और आज एक ट्वीट किया। कल उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री छुपे हुए हैं और डरे हुए हैं। आज उन्होंने कहा कि देश ने हमारे जवानों को बिना किसी हथियार के मरने के लिए चाइना में भेज दिया, चाइना के बॉर्डर पे भेज दिया और वो आज शहीद हो गए। तो ये कितनी बड़ी झूठ है। मतलब जो परिवार, 20 परिवार जिनको आज हम नमन कर रहे हैं, जिनके लिए आज हम सब लोग कहीं ना कहीं दुख महसूस कर रहे हैं, आप उनके परिवारों को बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है आपको बिना किसी हथियार के वहां मरने के लिए भेज दिया। और आप कह रहे हैं रोहित भाई कि हम तलवारें राहुल गांधी को दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ऐसा शख्स भी नहीं है जिसको तलवार दिखाया जाए, ही इज अ नॉन इश्यू। इसलिए कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फैक्ट्स को पूरे हिंदुस्तान के सामने रखा कि क्यों ये ऐसा नहीं है कि वो बिना हथियार के थे, वो हथियार के साथ थे, किंतु हथियार क्यों नहीं चलाए वो मैंने आज दिखाया था और आपके शो में भी दिखा रहा हूं। ये एग्रीमेंट है, ये 1996 और 93 का 3 एग्रीमेंट्स हुए थे, 1993, 1996 और 2013 में। और 1996 का एग्रीमेंट क्या कहता है, मैं पढ़ दूं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, देश को जानना चाहिए। Neither side shall open fire, cause biodegradation, use hazardous chemicals, conduct blast operations or hunt with guns or explosive within 2 kilometers from the line of actual control. LAC के दोनों तरफ 2 किलोमीटर तक कोई गोलीबारी, किसी प्रकार की बंदूक, किसी प्रकार का विस्फोट नहीं हो सकता है। और ये हस्ताक्षर किसने किया था? 2 बार हस्ताक्षर हुआ है, 1996 नवंबर में जब देवेगौड़ा जी की सरकार थी और 2005 में जब यूपीए की सरकार थी। आपने हस्ताक्षर किए, कानून आपने बनाए और आप देश को
मिसलीड करेंगे और हम सच भी नहीं बताएंगे। हम राहुल गांधी से लड़ना नहीं चाहते हैं, मगर अगर राहुल गांधी मैदान जंग में चाइना के साथ उतर आएंगे तो हमने कहा कि हम कोरोना से भी जीतेंगे, चाइना से भी जीतेंगे और कांग्रेस से भी जीतेंगे, तीनों से हम जीत जाएंगे, इतना मादा हमारे में है। ठीक, गौरव वल्लभ बोलिए, क्यों बार बार ट्वीट करके परेशान करते हैं उनको, जब देश जंग परेशान की हमें नहीं स्थिति कर में रहे हैं, हम है। परेशान नहीं हो रहे, ये देश को भ्रमित कर रहे हैं। नहीं, आप ही ने कहा ना सर कि उन्होंने कल भी ट्वीट किया, उन्होंने आज भी ट्वीट किया। रोहित जी मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलना चाहता। वो देश को 5 सेकंड बोल। मैं सवाल बदल लेता हूँ भाई। ठीक है, गौरव थैंक वल्लभ जी, आप क्यों देश को भ्रमित कर रहे हैं? संबित पात्रा का आरोप है, बार बार बोलिए। रोहित जी, ये तो साफ हो गया कि चीन ने एक अक्षम्य अपराध किया है, देश में भयंकर गुस्सा है। अब ये आज मुझे 1993, 96 और 2005 के समझौते बता रहे हैं। अरे भैया, वो समझौते पीस टाइम के होते हैं। अभी जब घुसपैठ कर रहा है अंदर, हमारे सैनिकों को मार रहा है, और आप कह रहे हो वो समझौते दिखाओ। कौन सा समझौता? हमारी भूमि के भारत माँ के अंदर चीन की सेना आ रही है और आप कह रहे समझौते दिखाओ। शर्म नहीं आती आपको राष्ट्रीय चैनल पर आके ये बोलते हुए? दूसरी बात, जब वहां पे चीन ने इस तरह के धोखा देने की योजना बनाई तो इंटेलिजेंस कहाँ थी? कहाँ इंटेलिजेंस इनपुट क्यों नहीं मिला? क्या इंटेलिजेंस सिर्फ विपक्षी नेताओं के फोन टेप करने के लिए यूज होता है कि हमारे सैनिकों की रक्षा करने के लिए यूज होता है? उस पर चुप क्यों है, बताओ। तीसरा सवाल, जब भी इस तरह से बिना हथियारे के सेना के जो मूवमेंट होता है, इनके पीछे बैकअप फोर्स चलती है। रोहित जी, ये सेना का प्रोटोकॉल है। कहाँ थी वो बैकअप फोर्स? दिल्ली के किस नेता की वजह से वो बैकअप फोर्स को रोका गया? बताओ आप, मेरे इन 3 सवालों का उत्तर दो। यहाँ वॉर लाइक सिचुएशन हुई है और हमारे देश की भूमि में चीनी सैनिक घुस रहे हैं। आप कह रहे हो एग्रीमेंट दिखाओ, बाहर में जाए ऐसा एग्रीमेंट। हमारे देश के सैनिकों को लट्ठों से मारा जा रहा है, रॉड से मारा जा रहा है, कील लगे हुए लट्ठों से उनके सिर पे वार किया जा रहा है, और ये बेशरम लोग यहाँ पे आके बोल रहे हैं एग्रीमेंट था। शर्म आनी चाहिए आपको ये बोलते हुए। ये बोलने से पहले आपका जमीन नहीं जागा। हिंदुस्तान के बारे में कभी सोचा कि उन 20 लोगों के बारे में सोचा कभी ये बोलने से पहले कि एग्रीमेंट था? इस कारण हमने नहीं किया। रोहित जी, मैंने बड़े शांति से सुना। अब मैं आपकी अनुमति हो तो बोल लूं? बोलिए सर। धन्यवाद। इन्होंने हमें बेशरम कहा, सब कुछ कहा, एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया, फिर बेशरम हम हो गए। एनीवेज, इंडियन आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी। अगर इंडियन आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर्स ने कुछ निर्णय ग्राउंड पे वहीं पर लिया, संतोष बाबू जी, कर्नल संतोष बाबू जो आज शहीद हुए हैं, वो खुद देखने गए, क्योंकि उनको जो इंटेलिजेंस फीड मिला कि डी एस्केलेशन चाइना नहीं कर रहा है। आज कांग्रेस कह रही है संतोष बाबू फेल क्यों हो गए, संतोष बाबू अपना काम सही क्यों नहीं कर रहे थे, तो बेशरम कौन हुआ? अब मैं 10 सेकंड में क्वेश्चन पूछूंगा और आई वांट द आंसर। देश आंसर चाहता है। मैंने आज सुबह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय ये एमओयू दिखाया था 2008। 3 सवाल पूछे, उसका उत्तर रोहित जी, मैंने बहुत शांतिप्रिय तरीके से पूरा सुना इनको। अब मैं 10 सेकंड बोल लूं प्लीज? थैंक यू। 2008 में कांग्रेस पार्टी के माँ बेटे ने, अर्थात सोनिया गांधी, राहुल गांधी बीजिंग गए थे, दोनों गए थे बीजिंग जाके शी जिनपिंग के साथ 7 अगस्त 2008 को, शी जिनपिंग उस समय जनरल सेक्रेटरी थे उनके पार्टी सीपीसी के, प्रेसिडेंट नहीं बने थे चाइना के। उन्होंने, राहुल गांधी ने और शी जिनपिंग ने एक एमओयू साइन किया। देशों के बीच में एमओयू हुआ, हमने सुना है कि भारत के बीच में, चाइना के बीच में, भारत के बीच में, ऑस्ट्रेलिया के बीच में एमओयू होता है। मगर कांग्रेस, ये इंडिया टुडे का आर्टिकल दिखा रहा हूं आपके चैनल का, आप इसको देख सकते हैं, पता नहीं कैमरामैन नहीं है, जूम नहीं होगा, मगर आप देखिए, इंडिया टुडे का आर्टिकल है, कांग्रेस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी साइन एमओयू। ये एमओयू दोनों पार्टी के बीच में हुआ और इंडिया टुडे ने लिखा है दिस इज ओनली अ पार्टी टू पार्टी बेसिस एमओयू, केवल पार्टी टू पार्टी बेसिस है। और क्या करेगी? टू कंसल्ट ईच अदर ऑन ऑल इंपॉर्टेंट बायलैटरल, रीजनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स एंड टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद द कांग्रेस एंड पर्टिकुलरली द नेहरू गांधी फैमिली दैट गोज बियॉन्ड द यूपीए एंड गवर्नमेंट। आज मैं जानना चाहता हूं इन लोगों से, डोकलाम के समय चाइनीज टेंट में घुसे मिले, ये पहले मना कर रहे थे, बाद में एक्सेप्ट करना पड़ा। माँ बेटे जाके एमओयू साइन करके आते हैं चाइना में। आप लोग चाइनीज एजेंट हैं कि भारत के हैं? पहले खुल के बताओ, उसके बाद यहाँ चिल्लाना। पहले बताओ ये माँ बेटे चाइनीज एजेंट है कि नहीं है? ठीक है, मैं बता रहा हूँ ये चाइनीज एजेंट। ओके, पैसा लेते हैं चाइना से। ओके, गौरव वल्लभ बताओ, आप भी बताओ पहले बताओ। संबित जी, ओके, जवाब ले नहीं, लीजिए, जवाब देते हैं। उसके बाद एक चीज और बताते हुए गौरव वल्लभ जवाब देंगे आपकी बात का। उसके बाद ये चीज बताते हुए कि इस विषय पर विस्तार से लंबी चर्चा 6 बजे हल्ला बोल में करेंगे अंजना। इसके बाद मैं अगला सवाल, ठीक है, इसके बाद इस आपके इस सवाल का जवाब गौरव वल्लभ दे रहे हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
बोलिए गौरव वल्लभ, जो सवाल उन्होंने उठाया। मैंने इनसे 3 सवाल पूछे, उसका कोई उत्तर नहीं दिया। पहले माँ बेटे चाइनीज एजेंट है कि नहीं बता दो। चुप रहिए, बीच में मत बोलिए। क्या चुप रहिए, बताइए पहले। बीच में मत बोलिए, चुप रहिए आप। मैंने चुप रहिए पहले। माँ बेटे यहाँ माँ बेटा हिंदुस्तान को बेचने में लगे हुए हैं या हमें चुप रहने में लगा? मैंने इनसे पूछा कि भाई ये इंटेलिजेंस इनपुट क्यों नहीं आ रहा था, इसका कोई जवाब नहीं दिया। मैंने इनसे पूछा सेना का प्रोटोकॉल होता है, बैकअप फोर्स जाती है, जब भी इस तरह के मूवमेंट्स होते हैं बैकअप फोर्स कहाँ थी, किस नेता के कहने से, दिल्ली के किस नेता के कहने से उस बैकअप फोर्स को रोका गया, उसका जवाब नहीं दिया। इन्होंने सवाल मुझसे पूछा, बताता हूं भैया। देश में एकमात्र मोदी जी ऐसे नेता है जो 9 बार चीन यात्रा पे गए। 5 बार तो प्रधानमंत्री रहते हुए, 4 बार मुख्यमंत्री रहते हुए अमेरिका ने उनको मना कर दिया था, क्योंकि उनके कुछ क्रियाकलाप ऐसे थे कि अमेरिका ने कहा आप डिजर्व नहीं करते हो हमारे देश में आने के लिए, इसलिए जाओ बात। तो उसके बाद 4 बार तो चीन गए, 5 बार गए एज ए प्रधानमंत्री, और हमसे सवाल पूछते हो 9 बार क्या झूले खा रहे थे चीनी मोदी? बताओ, आप बताओ यहाँ पे। और बेशर्मी की हद कर दी आपने। मैं सेना की बात कर रहा हूँ, आप राहुल गांधी जी की बात। अरे मेरे 20 जवान भारत माँ के सपूत शहीद हो गए, यहाँ पे आके मिमिक्री करते हो, कॉमेडी करते हो। बेशरम व्यक्ति, शर्म करो अपने गिरेबान में जाको और सोचो कि क्या करते हो। राष्ट्रीय चैनल किस तरह की बातें करते हो, बताओ। शर्म नहीं आती है बोलते हुए? हो गया हो तो मैं शांति से बोल रहा हूँ। के बारे में सोचो, जिन्होंने अपने घर का बेटा, पति, भाई खोया, उनके बारे में सोच के इसीलिए तो पूछा मैंने। ठीक, संबित जी, गौरव जी, अब मेरा दोनों से सवाल है। आपको माफ नहीं करेगा। अच्छा, अब प्लीज, ओके, कभी माफ नहीं करेगा। ओके, कांग्रेस, गौरव जी, किससे मिलके आते थे? गौरव जी, ये तथ्य लगातार कल से, जब से अखबार ने रिपोर्ट छापी, कांग्रेस के लोग भी और वैसे भी रिपोर्ट्स में लगातार आ रहा है जो आपने रखा। संबित पात्रा, जो आपने आज तथ्य रखा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस सवाल को उठाया, सामने भी उठा लिया। वो पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री चीन क्यों गए थे, आप पूछ रहे हैं कि गांधी परिवार का चीन से क्या रिश्ता है। लेकिन हमारा सवाल इससे थोड़ा सा आगे का है सर। अब पीछे की चीजों को छोड़ते हुए जरा आगे का जवाब चाहिए देश को। वो सवाल ये है कि आप दोनों आपस में लड़ेंगे या चीन से लड़ेंगे, और अगर आपस में ही लड़ेंगे तो फिर चीन से कैसे लड़ेंगे, और अगर आपस में लड़ेंगे तो फिर चीन के अखबार और चीन की मीडिया आपकी तस्वीरें छापेगा और बताएगा कि ये बताइए हमसे किस मुंह से लड़ेंगे, इनकी तो आपस की लड़ाई खत्म नहीं होती है। संबित पात्रा बोलिए, फिर गौरव वल्लभ आपके पास आ रहा हूं। रोहित जी, आपने बहुत वाजिब प्रश्न पूछा। बहुत तकलीफ होती है, हम नहीं लड़ना चाहते। आप याद करिए, पाकिस्तान ने यूएन में एक डोसियर सबमिट किया था आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद। उस डोसियर का पहला लाइन किसके नाम से ओपन होता था कि ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी फील्स दैट हंड्रेड्स ऑफ कश्मीरीज हैव बीन किल्ड बिकॉज ऑफ द इनसेंसिटिविटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। ये पाकिस्तान ने कंप्लेंट किया था यूएन को इंडिया को लेकर। हमारे डीजीएमओ पे राहुल गांधी को विश्वास नहीं था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। हर बात पे कौन शुरू करता है आपस की लड़ाई? हमारा क्या मतलब है? देखिए, राहुल गांधी से लड़के हमें क्या मिलने वाला है? स्मृति ईरानी जी हमारी शेरनी तो उसको हरा के आ गई वहां पे, उनके मैदान पे ही। अब हम क्यों लड़ना चाहेंगे उनके साथ? आप बताइए, ये जो जिस प्रकार की बातें हो रही हैं कि 9 बार चाइना गए प्रधानमंत्री, हाँ गए, वो प्रधानमंत्री हैं, वो जाके किससे मिले ये तो आज तक भी कवर कर रहा था, आज तक की भी कैमरा गई हुई थी। मगर ये बैंकॉक में जाके जो राहुल गांधी किससे मिलते हैं, क्या थैली लेकर आते हैं, क्या चुपके करते हैं, बता पाएंगे आप लोग? ऐसा नहीं है कि हम लोग जानते नहीं है और आपके पीछे हम लोग रिसर्च नहीं करते हैं, सब जानते हैं और पूरी निगाह। सुन लीजिए रोहित जी सुन लीजिए। अपनी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सर, चेहरा है आप अपनी पार्टी का। पूरा देश इस समय आपको सुनना चाहता है, इसलिए ताकि उसे ये पता लगे कि देश चीन के मोर्चे पर आगे क्या करने वाला है, मैं बताने वाला आगे किस दिशा में चीजें जाने वाली हैं। मैं उसके बारे में बताऊंगा, मगर अभी आप ही के शो में 9 बार प्रधानमंत्री चाइना गए और भारत के खिलाफ षड्यंत्र करके आए। अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो मैं प्यार से समझाऊंगा भी ना रोहित भाई, मैं आगे के भी बताऊंगा। प्रधानमंत्री बन के जाना और यहाँ पे राहुल गांधी किस प्रकार डोकलाम के समय चुपके और उसके बाद मानसरोवर के समय चाइना में क्या करके आए थे, ऐसा नहीं है कि हम लोग ये सब फॉलो नहीं कर रहे। बाय द वे, आप भविष्य के बारे में देखिए, 4 फ्रंट में मुझे लगता है इस पूरे विषय को डील करना पड़ेगा और मैं इसकी अथॉरिटी नहीं हूं, मगर मुझे लगता है मिलिटरीली फ्रंट,
जो मिलिट्री का फ्रंट होता है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री जी ने और मेरे लिविंग मेमोरी में पहली बार किसी भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने शक्ति प्रदर्शन, कोट अनकोट शक्ति प्रदर्शन का इस्तेमाल किया है कि अगर हमारे देश के संप्रभुता के ऊपर कोई भी घुसपैठ करेगा तो हम शक्ति प्रदर्शन भी कर सकते हैं। तो मिलिट्री फ्रंट। दूसरा फ्रंट डिप्लोमेटिक फ्रंट होता है। कल ही आप लोगों ने न्यूज ब्रेक किया था कि भारत के जो हमारे MEA हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, दोनों के बीच बातचीत हुई। डिप्लोमेटिक फ्रंट। थर्ड इकोनॉमिक फ्रंट। आपने देखा किस प्रकार रेलवे के टेंडर्स, BSNL MTNL के टेंडर्स, ये सब कैंसिल किए गए हैं जो हजारों करोड़ों में जाते हैं, और ये एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस हो सकता है, मुझे लगता है, क्योंकि मैं ऑथराइज्ड नहीं हूं, मगर एक दिशा दिख रहा है इकोनॉमिक फ्रंट पे। और जो अल्टीमेट फ्रंट होता है वो पॉलिटिकल फ्रंट होता है कि बाकी देशों से बात करना और एक पूरी तरह से रणनीति विश्व में फैलाना। भारत आज एक बहुत सक्षम देश है। मैं बार बार कहता हूं, जो 1962 का इंडिया था वो 2020 का इंडिया नहीं है। ये बहुत अलग इंडिया है, बहुत स्ट्रांग और पावरफुल इंडिया है। ओके, क्या 2020 के इंडिया में कांग्रेस यानी कि विपक्ष सरकार के फैसलों में साथ है? कल जब ऑल पार्टी मीटिंग होगी गौरव वल्लभ जी, तो उसमें आपका रुख क्या रहेगा? ये पूछेंगे कि 9 बार आप वहां झूला झूलने गए थे, या ये पूछेंगे कि आगे क्या करने वाले हैं और हम उसमें कितना साथ दे सकते हैं? रोहित जी, हम तो शुरू से ही कह रहे हैं सरकार के साथ खड़े हैं, पूरा सर ये जो होता है ना, मैं आपके साथ हूँ, ये वाला गौरव जी आप देख पा रहे हैं मुझे अगर तो कि मैं तो आप ही के साथ हूँ, उंगली उधर रहती है और खड़ा हूँ साथ में। ये जो बार बार सवाल उठता है सर, क्यों उठता है? रोहित जी, समस्या ये है पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है, पर सरकार बैठी हुई है। 24-25 घंटे बाद इत्तला दी जाती है कि 20 शूरवीरों ने भारत माता के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। तो 36 घंटे बाद ये न्यूज दी जाती है। फिर ये पता चलता है कि वो निहत्थे थे। आज भी जब पूछा जाता है तो बोलता है संधि थी, पहाड़ में जाए ऐसी संधि। सवाल पूछते हैं इंटेलिजेंस इनपुट कहाँ था, तो इन्होंने खुद ने कह दिया इंटेलिजेंस इनपुट तो विपक्षी नेताओं के पीछे घूमता रहता है, इसलिए इंटेलिजेंस इनपुट तो इनके पास है ही नहीं। इन्होंने खुद ने माना आपके शो में। फिर मैंने पूछा बैकअप फोर्स कहाँ थी, चुप। और यहाँ आके वो वहां क्यों गया, वो वहां क्यों गया। मैं एक सीधा सा सवाल, और शक्ति प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। भारत ने तो भैया पहले, अगर भूतकाल की बात करोगे तो दुनिया का नक्शा बदला था, नक्शा बदल दिया था दुनिया का। भारत ने तो वो काम किया था। लिविंग मेमोरी में ये हुआ, अरे 2013 में डैनसैंग में ऐसे हालात हुए थे, स्टेटस को रिस्टोर किया था। ऐसे आपकी तरह झूठी बातें नहीं कही थी। आप और चीन संबित पात्रा एक जैसी भाषा बोलते हो। चीन भी कहता हमने घुसपैठ नहीं करी, आप भी कहते हो कि कोई घुसपैठ नहीं हुई। आप ही के शो में रोहित जी यहाँ पे आके बोल के गए थे पात्रा जी कि चीन की कोई घुसपैठ नहीं है। आज घुसपैठ करके हमारे 20 बहादुरों को शहीद होना पड़ा, और यहाँ पे ये आके चीन की भाषा बोलते हैं। चीन से पॉइंट लेके आते हो क्या? जो चीन की है, चीन का जो विदेश मंत्रालय जो भाषा बोलता है कि कोई घुसपैठ नहीं हुई, संबित पात्रा भी आके टीवी पर बोलता है कि कोई घुसपैठ नहीं है। अरे हमसे मत करो, हम आपके साथ खड़े हो जाओ। ओह माय गॉड, इसको बैठा दो पहले, हमारे साथ मत खड़े करो। एक दूसरे से वार्ता मत करो, सैनिकों को कॉन्फिडेंस में लो, झूठी बातें मत करो टीवी पे आके। लेकिन गौरव जी, कर रहे हैं कि चीन की सेना घुसपैठ कर रही है, गौरव जी हुआ ही नहीं। आप भी के चैनल पे, आप भी के शो में रोहित जी आके बोले थे, आपको नहीं, मुझे अच्छे से याद है। पर मेरा एक सवाल है रोहित जी, वल्लभ जी, मेरा एक सवाल है जी। मेरा सवाल सर ये है कि इस पूरी परिस्थिति में ये सारे सवाल आप कल ऑल पार्टी मीटिंग में पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? हम सिर्फ ऑल पार्टी मीटिंग पे, क्योंकि पहले आप कह रहे थे कि सारी पार्टियों को कॉन्फिडेंस मिलो, आज आप कह रहे नहीं हमें छोड़ दो, आप फौज को कॉन्फिडेंस मिलो। एक लाइन बोलेंगे, सिर्फ एक लाइन रोहित जी, कि 2020 1 अप्रैल से पहले जो भारत माँ के अधीन भूमि थी वो स्टेटस को रिस्टोर करो। और चीनी सेना जो अंदर घुस चुकी है, जो ये रोज आके झूठ बोलते थे, चीन से स्क्रिप्ट लिखवा के लाते थे ना, वो कहेंगे कैसे बाहर निकालोगे। आप ये मानते हैं गौरव, हर फैसले में साथ है। आप ये मानते हैं कि चीन ने भारत का हिस्सा कब्जा लिया है? मैं नहीं, दुनिया का अरे अब तो आज तो सर, राम माधव मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दुनिया से नहीं पूछ रहा हूँ सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आज तो राम माधव जी ने एक लेख लिखा है, ये तो पढ़ते नहीं है क्योंकि इनके पास तो चीन से स्क्रिप्ट आती है। राम माधव जी ने बोला है कि इंट्रूजन हो चुका है। इंट्रूजन का मतलब होती है घुसपैठ। कोई अपने घर में घुसपैठ नहीं करता, भारत माँ की भूमि में घुसपैठ हुआ है। और यहाँ पे आके झूठ बोलते थे। संबित जी, आपको याद है ना,
झूठ बोल के जाते थे कि कोई घुसपैठ नहीं रोहित जी, हुई। अगर आज हो गया राम वो तो माधव जी ने माना है। ठीक, संबित जी, अब मेरा सवाल ये है कि कम से कम सवालों का जवाब दे दूं? हाँ, आप जवाब दीजिए, साथ में मेरा एक सवाल भी सुन लीजिए सर। मेरा सवाल ये है संबित पात्रा जी कि आपको नहीं लगता सरकार को कम से कम वो लूप होल्स तो देखने चाहिए ना? जब आप बार बार टीवी पर आकर कल से ये कह रहे हैं कि हमने उनके चॉपर्स देख लिए हैं, वो अपने फौजियों को उठा रहे हैं, हमने उनकी एम्बुलेंस देख ली हैं, वो अपने फौजियों को उठा रही हैं। जब एक महीने से आपसे कहा जा रहा था कि उनके फौजी देख लीजिए वो अंदर आ रहे हैं, उनके फौजी देख लीजिए वो वहां पर टेंट बना रहे हैं, तब आप कहते थे कि नहीं, वो सारा सिस्टम तब कहां चला गया था जो कल से एक्टिव हो गया अचानक और सब कुछ देखने लगा वहां पर? रोहित जी, आपको क्या लगता है कि वहां जो हमारी आर्मी खड़ी है, वहां जो हमारे ब्रिगेडियर्स हैं, जो कर्नल्स हैं, जो हमारे वहां कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, जिस काम के लिए वो तैनात थे वो काम नहीं कर रहे थे? मैं ये आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, जो लोग ये सवाल पूछते हैं, नहीं, मैं तो मानता हूँ वो सब काम कर रहे थे। और देखिए, लोगों ने, आपको क्या लगता है, लोग ऐसे ही शहादत दे दी देश को बचाते हुए, ताकि चाइनीज साइड ऑफ एलएसी को क्रॉस करके वो हमारे साइड में ना आ सके, इसको बचाने के लिए हमारे लोगों ने बलिदान दिया। और बलिदान भी ऐसा कि 40 से अधिक उनके लोगों को मार के हमारे शेर बलिदानी हुए हैं, याद रखिए। और उस पर इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं कि इंट्रूजन हो गया। रोहित जी, चलो मैं तो बहुत झूठा हूं इनके हिसाब से। गृह मंत्री झूठे हैं क्योंकि उन्होंने भी कहा था, रक्षा मंत्री झूठे हैं, उन्होंने भी कहा था, प्रधानमंत्री ने कल कहा कि हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगी, हम शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे जरूरत पड़ने पर। उनको भी विश्वास नहीं करते हैं। आर्मी चीफ ने आज से 5 दिन पहले कहा था ना, आर्मी चीफ पर भी विश्वास नहीं है। जिसको देश के किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति पर, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहे व्यक्ति पर विश्वास नहीं है। संबित जी, मेरा सवाल तो यही था ना कि जब वो घुस गए तब आप दावा कर रहे हैं कि हमने 40 लोग मार दिए, 20 हमारे भी शहीद हुए। सर, ये काम पहले भी तो हो सकता था, जब लगातार आपसे कहा जा रहा था, तब भी तो सैटेलाइट तस्वीरें आ रही होंगी सर, तब भी तो पता लग रहा होगा कि ट्रूप्स का मूवमेंट हो रहा है, तब भी तो पता लग रहा होगा कि वहां पर तंबू गड़ रहे हैं उनके। सुनिए, एलएसी पे लेके जो फ्लूइड एलएसी है, एलएसी को लेकर खुद मैंने देखा, राहुल कनवल ने शो दिखाया कि चाइनीज बिल्डअप चाइनीज साइड में और इंडियन साइड में, ये आई टू आई बॉल जो फ्लेयर अप होता है, ये चल रहा था। डी एस्केलेट होगा, ये तय हुआ। चाइनीज पीछे हट जाएंगे। चाइनीज को इस पे बहुत बड़ा एक आपत्ति था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पहले कोई नहीं बनाती थी, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे अपने साइड में। तो ये डी एस्केलेशन के प्रोसेस में एग्रीमेंट हुई, उन्होंने धोखा दिया, वो सब आप जानते हैं। ये बार बार कहना कि हिंदुस्तान की जमीन लूट गई है, हिंदुस्तान हार गया है और पूरी दुनिया हिंदुस्तान की हार को मान रहा है। किस देश ने कहा है? किस देश ने कहा है कि हिंदुस्तान हार गया? ये भी बोल रहे पूरी दुनिया बोल रही है। मुझे आप दिखाइए यहाँ पे, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं जानना चाहता हूं किस देश ने कहा है कि हिंदुस्तान है सरेंडर टू चाइना, इंट्रूजन हो गया है, हमारी जमीन चली गई है। और मैं यहां पर बैठ के ये नहीं मानने वाला हूं कि हमारे वहां पर जो आर्मी थे, जो जवान थे, वो सजग नहीं थे, उनकी इंटेलिजेंस फेलियर थी, उनमें ब्रेवरी नहीं थी, वो रोक नहीं पाए चाइनीज को। ये जो माँ बेटे चाइनीज एजेंट है, उनके कहने पर ये सब मैं सुनूंगा। अमेरिका, खोल के सुन लीजिए, इजराइल, जापान, किस देश ने कहा है कि चीन के साथ इस मौजूदा परिस्थिति में हम भारत के कंधे से कंधा मिला के खड़े? बहुत बढ़िया है। आज इंडिया वैसी है कि हमारे साथ सब लोग कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। किसने कहा है? कौन बताइए ना। डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया क्या, जो हर बात पे ट्वीट कर देते हैं? उन्होंने एक बार भी नहीं लिखा। रोहित जी, मैं आपसे बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी तक नहीं लिखा ट्विटर पर। नहीं, मुझे आप बताइए रोहित जी, किस देश ने हिंदुस्तान के लिए कहा है कि हिंदुस्तान की जमीन चाइना ने छीन ली है और हिंदुस्तान नतमस्तक हो गया है? किस देश ने कहा है? अभी गौरव ने कहा ना, पूरा विश्व कह रहा है। आप अगर गौरव के बात से कॉन्कर करते हुए मुझसे पूछ रहे हैं कि जमीन कैसे चली गई, मैं बोल रहा हूँ 1 इंच जमीन नहीं गई है, 1 इंच जमीन नहीं जाएगी। मैं तो केवल ये पूछ रहा हूं कि अगर जमीन गई नहीं, अगर वो लोग अंदर आए नहीं, तो हर दिन 2.5 किलोमीटर पीछे जाने की स्थिति जो आ रही थी, वो क्यों आ रही थी? हर तीसरे दिन ये क्यों बताया जा रहा था कि आज की बातचीत के बाद 2 किलोमीटर पीछे चली गई सेना? अब मैं समझाता। देखिए, जो आप संधि सब पढ़िए, 1993 की संधि पढ़िए, 1996 की संधि पढ़िए, 2013, सर 1996 की संधि में तो आप थोड़ा विस्तार से चले जाएंगे। तो सर उसमें हथियारों के इस्तेमाल को लेकर लिख दिया गया है कि आपका भी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जवाब दे रहा हूं, इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं, उस पर 6 बजे विस्तार से चर्चा होगी। मैं जवाब दे रहा हूं। आप इतने क्यों इंपेशेंट है बोलने के लिए कि जमीन हमारी चली गई है? देखिए, ये जो डी एस्केलेशन होता है, जरूरी नहीं है कि हमारे जमीन के अंदर घुस आके हमारे जमीन को हड़प लेने के बाद ही डी एस्केलेशन होती है। जो एलएसी होती है, उसको यूनिलैटरली कोई बदलने की कोशिश ना करे, उसके पास कोई ना आए। हम अगर उसके पास जाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वो अपने तरफ बिल्डअप करेंगे। वहां पर अगर ज्यादा सैनिक इकट्ठे हो जाएंगे तो हम ऑब्जेक्ट करेंगे।
वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऑब्जेक्ट करेंगे। इसके भी डिस्कलेशंस होते हैं कि भैया आप पहले आप पीछे अपने जो एलएसी है उससे पीछे हट जाओ इतने किलोमीटर, हम यहां से इतने किलोमीटर पीछे हट जाएंगे, ये भी डीएस्केलेशन होता है। कहीं हमारे घर में घुस के आके फिर घर से वापस जाना, केवल यही डीएस्केलेशन नहीं होता है। और बार बार इसमें सैडिस्टिक प्लेजर क्यों लिया जा रहा है बोलने के लिए कि हिंदुस्तान हार गया है, हिंदुस्तान, अरे मोदी को नीचा दिखाना है, बहुत सारी चीजों में दिखाओ, आप बहुत सारी चीजों के विषय में मोदी जी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, मगर हिंदुस्तान की जमीन चली गई, हिंदुस्तान की फौज हार गई, हिंदुस्तान कुछ नहीं कर पाया, हिंदुस्तान का इंटेलिजेंस नहीं है, हिंदुस्तान की फौज में दम नहीं है, आपको यही प्रूफ करके मोदी जी को नीचे दिखाना है। ठीक, यही प्रूफ करके दिखाना है। ओके, गौरव बल्लभ, और वो भी है चाइनीज एजेंट माँ बेटे। ठीक सर, गौरव बल्लभ, चाइनीज एजेंट से हम सुनेंगे, गौरव बल्लभ पैसा लेते हैं चाइनीज से। ओके सर, गौरव बल्लभ, युद्ध चाहते हैं क्या आप लोग, क्या हमला कर दें? देखिए युद्ध कोई नहीं चाहता है, पर भारत माँ युद्ध कोई नहीं चाहता भूमि को हम ये तो पता ही नहीं क्या चाहते हैं, देना नहीं चाहते हैं। 1 इंच भूमि भी चीन को नहीं देना चाहते, उसके लिए जो कदम उठाना पड़े हम सरकार के कौन दिया था? आपने सवाल पूछा, प्लीज चुप रहिए, चीनी मोदी के प्रतिनिधि चुप रहिए, चाहते हैं वहाँ चीनी मोदी के प्रतिनिधि चुप रहिए, 1 इंच जमीन चीनी मोदी के प्रतिनिधि चुप रहिए, चुप रहिए, आप बोलते रहे, उन्होंने सुना। चीनी मोदी के प्रतिनिधि 4 दिन से समझा रहे हैं चीनी मोदी के प्रतिनिधि खाने वालों के प्रतिनिधि चुप रहिए, चचा नेहरू ने 37,000 एकड़ दिया है। फिर 10 बार मेरे पीछे बोलो, चचा नेहरू ने 37,000 एकड़ दिया है। 10 बार बोलो मेरे पीछे, चचा नेहरू ने गलती की है, चचा नेहरू ने गलती की है, चचा नेहरू ने गलती की है। 10 बार बोलो। संबित जी, मैं चीनी मोदी के प्रतिनिधि से बात नहीं कर सकता, इनको चुप कराइए, मैंने इनकी बात, आपने अपनी बात कही, उन्होंने सुनी जी, आप नारेबाजी ना करें ना प्लीज। ठीक है, सॉरी, चचा नेहरू जी को। गौरव बल्लभ बोलिए। रोहित जी, आपने बोला कि सैटेलाइट इमेज, ड्रोन, अरे ड्रोन और सैटेलाइट इमेज तो अमित शाह जी की बिहार की रैली में लगे हुए थे कि कितने एलईडी लगे हैं, वो चीन पे कहाँ लगे थे, वो तो बिहार की रैली में लगे हुए थे, इसलिए वहां पे ये ड्रोन और सैटेलाइट इमेज लगे नहीं। फिर मैंने इनसे पूछा कि बैकअप फोर्स क्यों नहीं थी, नहीं जवाब। मैंने इनसे पूछा युद्ध काल में संधिया काम की नहीं है, चुप्पी साध ली, दही की तरह मुंह जम जाता है इनका। मैंने इनसे पूछा कि भाई जो इंटेलिजेंस इनपुट जो था उसको आपने दरकिनार क्यों किया, अरे हमसे लड़ लेना बाद में पात्रा जी, अभी चीन से लड़ो, गुस्से में है, एक आक्रोश में है, पूरा देश ये कह रहा है कि चीन ने अक्षम्य अपराध किया है। और आपने इकोनॉमी की बात करी रोहित जी, मैं उसके बारे में एक लाइन बोलना चाहता हूँ जिनसे इनकी असलियत बाहर आ जाएगी। 2014 में हिंदुस्तान के प्रति व्यक्ति के हिसाब से चीन से आयात 3,000 रुपए का होता था, जो आज 6,000 रुपए का हो चुका है। 6 साल में डबल हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी 9 बार जाते थे। ये व्यापार का आयात निर्यात, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट, जो अगर 2 कंट्रीज का पैमाना होता है, 2 कंट्रीज के बीच में ट्रेड डेफिसिट चीन के साथ दुनिया में अधिकतम है। आपको लगता है चीन के साथ व्यापार बंद कर देना चाहिए? 9 बार जाके ये गौरव जी, आपको लगता है चीन के साथ व्यापार बंद कर देना चाहिए, आर्थिक सैंक्शंस लगा देने चाहिए चीन पर? नहीं, हम नहीं करेंगे। मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ कि चीन से जो एफडीआई आ रही है, हमने बोला, इन्होंने हमारी बात भी मानी। हमने बोला, राहुल गांधी जी ने बोला कि जो एफडीआई आ रही है औने पौने दामों में हमारी कॉर्पोरेट इंडिया में निवेश हो रहा है, उसको रोका जाए। इन्होंने हमारी बात भी मानी और उसको रोका। हम उसको इनको धन्यवाद देते हैं। पर मैं ये पूछ रहा हूँ, जो ट्रेड डेफिसिट, आज कितना ट्रेड डेफिसिट है रोहित जी, आपको पता है? चीन के साथ 4 लाख करोड़ का, 5.25 लाख करोड़ का इंपोर्ट होता है और 1.25 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि ये 9 बार वहां जाते थे, झूले खाते हुए ये बातें करते थे। ये कभी ये बात नहीं करी कि डोकलाम में क्या होगा, लद्दाख में क्या होगा, भारत माँ के लिए कभी इन्होंने बात नहीं करी। ये व्यापारी की तरह बात करते थे। आप जरा गौरव जी, मैं एक सवाल संबित जी से भी लेना चाहता हूँ। संबित पात्रा, एक तरफ आप ये बात करते हैं कि आर्थिक मोर्चे पर हम चीन से लोहा लेना चाहते हैं, दूसरी तरफ रामदास अठावले कहते हैं कि चाइनीज फूड बेचने वाले रेस्टोरेंट और होटल बंद कर देने चाहिए। ये थॉट प्रोसेस है क्या सर? नहीं, ये गलत है। ये मतलब ये इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। इसको लेट्स नॉट ट्रिविलाइज द डिबेट। नहीं सर, इससे सरकार की छवि पे असर पड़ता है। कोई बात नहीं, हम इसको ठीक करेंगे ना। आपने कहा, मैं मान लिया ना कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। मैं इस पे तू में भी नहीं कर रहा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तस्वीरें आ रही हैं जो पोस्टर बैनर जला रहे हैं, उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं किम जोंग है चीन का प्रधानमंत्री। सर ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ।
देखिए, पहली बात यहाँ पर अभी एक बहुत बड़ी बात कही गई कि जो चाइना इंडिया स्टैंड ऑफ जो LAC है, वहां पे जो फेलियर हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि सारी ड्रोन, सैटेलाइट इत्यादि वो अमित शाह जी की बिहार की रैली में लगी हुई थी। अगर इस प्रकार की बातें की जाएंगी तो रोहित जी प्लीज डिबेट में हमें मत बुलाया करिए। मतलब कुछ स्टैंडर्ड के लोग बुलाया करें जिनके साथ डिबेट भी किया जा सकता है। एक सेकंड, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था रोहित जी। मैं तो बहुत खराब स्टैंडर्ड है मेरी, आप तो बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। आप अपना चेहरा देख लेना आईने में। मैं बहुत खराब, मेरा बहुत असुंदर चेहरा। मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं बहुत ही भद्दा हूँ। मुझे बोलने दीजिए रोहित जी, मैं बोल लूँ प्लीज। रोहित जी, आगे के दिनों में देश का क्या रास्ता होगा, इस पर बात हो रही है। गौरव जी हो गया ना, अब आपने अपना गुस्से का इजहार कर दिया। ठीक है, लास्ट कमेंट है केवल। संबित पात्रा फटाफट जवाब दीजिए। ये सीरियसनेस है जो मैंने जिक्र किया अभी आपसे, आर्थिक मोर्चे पर लड़ाई की? देखिए, आर्थिक मोर्चे की लड़ाई की सीरियसनेस को मैंने आपको शुरू में जिस प्रकार सरकार ने कुछ टेंडर्स कैंसिल करके दिखाया है वो सीरियसनेस है। नंबर 2 मैं ये कहना चाहता हूं, 10 बार यहां बताया गया कि 9 बार प्रधानमंत्री जाके चीन के साथ झूले। देखिए, मुझे बोलने की कोई इच्छा नहीं थी, मगर मैं 10 या 11 ऐसे फोटो जारी कर सकता हूं नेहरू और लेडी माउंटबेटन का, जो आप देख भी नहीं सकते हैं और जो आप समझ भी नहीं सकते हैं। इस प्रकार का तो कांग्रेस का चरित्र रहा। 9 बार प्रधानमंत्री चाइना गए थे, देश के लिए गए थे। अरे चीन, चाचा नेहरू ने चीन का बेड़ा गर्क, चाचा नेहरू ने इंडिया का बेड़ा गर्क किया है चीन को लेकर। हर चीज में बीच में बोलते हैं राहुल गांधी। नहीं, ये राहुल गांधी जी के व्यक्ति को समझाएं, बीच में हर चीज में बोलते हैं। फिर शुरू हो गए, ये फिर शुरू हो गए। रोहित भाई, समय इजाजत नहीं दे रहा। और वैसे भी मुझे लगता है कि अब जिस तरफ चीजें जा रही थी वो टीवी पर करने की डिबेट्स नहीं है। सोशल मीडिया पर आप लोग जो मर्जी लिखते हैं, जो मर्जी बात कहते हैं एक दूसरे को, लेकिन जब राष्ट्रीय टीवी पर आए, कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कौन सी बातें कहने की और कौन सी नहीं। दंगल में आज हमने आपसे सवाल पूछा था, क्या चीन को सबक सिखाने का वक्त आ गया? हमारे पास जो जवाब आए हैं उनमें 98% लोगों का, 98% लोगों का कहना हाँ, चीन को सबक सिखाने का वक्त आ गया है, जबकि 2% लोगों की राय इससे इतर है, उनका जवाब है नहीं। फिलहाल दंगल में इतना ही।